खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि इसमें देश भर के हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर न हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, चाहे कोरोना से जुड़ी खबर हो, चाहे मजदूरों से जुड़ी खबर हो या फिर कोई और अहम मुद्दा, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। ये सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग राज्यों से। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संवाददाता बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष और अरविंद पालावत राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मनमोहन नेताम, आपके पास छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है? अनलॉक 1 को लेकर आज छत्तीसगढ़ की क्या तैयारी है? फिलहाल छत्तीसगढ़ अनलॉक 1 को किस तरीके से देख रही है? बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा रायपुर में 3, महासमुंद में 18 एवं जसपुर में 16 मरीज देखे गए, जो काफी चिंता का विषय है। और दूसरी बात बता दूं कि अनलॉक 1 के जो नियम है वह केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलेगा और यहाँ पर 8 तारीख के बाद यहाँ पर धार्मिक स्थल एवं जो मॉल, शॉपिंग मॉल वो खोले जाएंगे, लेकिन उनमें भी कई गाइडेंस रहेगी, गाइडलाइन रहेगी और गाइडलाइन के अनुसार यह खोला जाएगा। मैं बता दूं कि अनलॉक 1 में अभी फिलहाल जो नियम एवं शर्तें हैं, जिसमें जो अंतर्राज्यीय सीमा है एवं अंतर्राज्यीय अगर आपको जाना है या अदर डिस्ट्रिक्ट आपको जाना था, उसके लिए पास बनाना होगा और पास के माध्यम से आप जा पाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटरों में भी काफी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जिले के कलेक्टरों को कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में किस तरीके से और व्यवस्था लागू किया जाए, जिससे यहाँ पर और भी जो मजदूर आएंगे उनके लिए और समुचित व्यवस्था हो सके। और जी मनमोहन, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं रुक करूंगी सीधे बिहार का रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत प्रत्युष। श्रीकांत, बिहार के लिए, बिहार की जनता जो है वो फिलहाल अनलॉक 1 के लिए कितनी तैयार है और बिहार के लिए अनलॉक 1 किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लगता है कि अनलॉक 1 बिहार में कितनी ज्यादा रियायतें देगा, कहां कहां रियायतें नहीं होंगी? देखिए, अभी तो जो गाइडलाइन सामने आई है उससे तो लगता है कि अनलॉक जो 1 है तो अनलॉक सब कुछ हो गया है, कुछ भी अब लॉक नहीं है, क्योंकि हर दिन अब दुकानें खुलेंगी, हर दफ्तर खुलेंगे और जो समय फिक्स था कि शाम 6 बजे सभी दफ्तर दुकानें बंद हो जाएंगी, अब ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो 6 बजे सुबह आप दुकान, स्कूल, दुकान और दफ्तर खोल सकते हैं और 9 बजे रात तक खुला रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी छूट दी गई है। अब ऑटो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दे दी गई है, बसों को परिचालन की इजाज़त दे दी गई है। तो अब मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा कुछ छूट मिल गई है, रियायत मिल गई है, लेकिन ये रियायत कहीं बिहार के लोगों के लिए महंगा सौदा साबित न हो, इसकी चिंता सता रही है, क्योंकि बिहार में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर रोज़ 150-200 संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं और प्रवासी मजदूर तो जितना आना था लगभग आ चुके हैं, कुछ ही लोग बाकी हैं। अब जो आएंगे उनको सरकारी योजना का कुछ खास लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने 3 जून से सभी आपदा केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है, आपदा राहत केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है और 3 जून के बाद जो भी प्रवासी मजदूर बिहार में आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। और इसके साथ ही 16 जोड़ी विमान उड़ान भर रहे हैं पटना एयरपोर्ट से, तो हर शहर के लिए पटना एयरपोर्ट से विमान उपलब्ध हो गया है, कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, रांची, तो हर जगह के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। और इस बीच एक खबर आ रही है कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं, क्योंकि अनलॉक 1 में बहुत सारी छूटें दी गई हैं। जैसे कि 8 तारीख से मंदिर खुल जाएगा, मंदिर खोलने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पटना के हनुमान मंदिर में जिसको पूजा पाठ करना है ऑनलाइन अभी से आवेदन दे सकता है। गुरुद्वारे खुल रहे हैं, चर्च खुल रहे हैं, और मस्जिद भी, हर जगह धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जहां पर ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना है, वहां पर पूजा पाठ दर्शन के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन देने मांगा जा रहा है। तो ये हुआ है शुरुआत। दूसरी बात यह है कि कोरोना संकट में प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हैं। बिहार के भागलपुर के एक विकलांग ने, दिव्यांग ने उनसे मांगा था मदद कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं लॉकडाउन में परिवार के साथ फंसा हूं। तो प्रियंका गांधी ने एक्शन लिया और बिहार के नेताओं को तुरंत इसकी खबर दी, और बिहार के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, राशन लेकर उस लड़के के घर पहुंचे। तो प्रियंका गांधी ट्विटर पर इतना एक्टिव हैं कि कोई भी उनसे मदद मांगता है तो तुरंत मदद पहुंचा रही हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस खूब ढोल पीट रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी कितना एक्टिव है और कितना पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी तरफ मंगल पांडे हटाओ ट्विटर हैशटैग के साथ ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। मंगल पांडे हटाओ हैशटैग के साथ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता खूब ट्रेंड करवा रहे हैं इस हैशटैग को। तो मंगल पांडे के खिलाफ अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी। और दूसरी खबर ये है कि बिहार की राजनीति आपको पता ही है, गोपालगंज हत्याकांड के बाद जो गरमाई थी वो गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप उनके सहयोगी दल के नेता जीतन राम मांझी ने लगा दिया था। उसके बाद से तेजस्वी यादव गोपालगंज को भूल गए हैं, और जहां भी दलितों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, वहां का दौरा उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी वो जातिवादी राजनीति का जो आरोप लग रहा था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही जीतन राम मांझी जो दलितों के नेता हैं उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो समर्थक हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, दलितों का हालचाल ले रहे हैं, और बिहार की राजनीति गरमा गई है। लेकिन बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध करा दिया है, और उनका तो यहाँ तक कहना है कि 50 लाख भी आएंगे तो उनको साल में 200 दिन काम देने के लिए पूरा पैसा है, पूरी व्यवस्था है। तो बड़ा सवाल है कि 30 लाख लोगों को रोजगार बिहार सरकार ने कैसे दे दिया अब तक, और कैसे 50 लाख लोगों को रोजगार देगी, ये बड़ा सवाल है। अब तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि मंत्री के दावे में कितना दम है। संभव भी हो सकता है क्योंकि चुनावी साल है, इस चुनौती को सरकार अवसर में बदलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर भी बंद हो जाएंगे। तो बिहार में कोरोना की आड़ में राजनीति भी तेज है और लोग चुनाव के मद्देनजर तैयारियां भी खूब कर रहे हैं। श्रीकांत, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं सीधा जाऊंगी राजस्थान, जहां से अरविंद पलावत हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अरविंद, राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और किस पर आज हमारी नजर रहेगी? अनलॉक 1 को लेकर क्या तैयारियां राजस्थान में की गई हैं? जी देखिए, अनलॉक 1 को लेकर राज्य सरकार की ओर से जो एसओपी है वो जारी कर दी गई है, और इसके तहत कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर अन्य जगह सभी जगह रियायत दे दी जाएगी। और जयपुर का जो परकोटा इलाका है वहां से भी अब कर्फ्यू हटा लिया गया है। जयपुर में अब केवल 29 जगह ही कर्फ्यू रहेगा। ऐसे स्थिति में जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर अन्य जगह है वो सब जगह वहाँ काफी रियायत यहाँ पर मिल चुकी है। साथ ही राज्य के अंदर और राज्य से बाहर जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन की सेवाएं अब शुरू हो जाएंगी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। हालांकि सिटी बसें जो है, मतलब लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, वो अभी शुरू नहीं होगा। इसके साथ ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और शॉपिंग मॉल्स और ये धार्मिक स्थल, ये जो सभी हैं ये खुल जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार ने अभी फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और बाद में इस चीज पर फैसला लिया जाएगा कि 8 तारीख से ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन अभी तक की जो एसओपी जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि अभी इनको फिलहाल अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 8 तारीख को इन जो धार्मिक स्थल है, शॉपिंग मॉल्स है, इनको खुलने पर संशय है। तो वहीं यदि दूसरी बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना का आंकड़ा जो है वो राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट जो है वो करीब 68% है। 8,800 से ज्यादा मामले राजस्थान में वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,605 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही 194 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने
जो बोर्ड की परीक्षा है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 18 जून से जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी 10वीं और 12वीं की, उसको लेकर अब जो सेंटर्स हैं उनको बनाया जा रहा है। सेंटर्स क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी होगी, ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो सेंटर्स हैं उनको बनाया जाएगा। तो वहीं यदि मौसम की बात करें तो मौसम पिछले 2 दिन से मौसम में काफी अंतर देखने को मिला। हालांकि आज सुबह से धूप है, लेकिन कल तक की यदि बात करें तो हिमालय तराई क्षेत्र से जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा था उसका असर यहाँ पर सीधा देखने को मिला और तापमान में काफी राहत मिली। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों से, साथ ही चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे इस बैठक के अंदर फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही लॉकडाउन 1 को लेकर भी इस दौरान फीडबैक लिया जाएगा। जी तो ये अहम खबरें राजस्थान की हैं और मैं ब्रेक के बाद दोबारा बाकी के रिपोर्टर्स के पास रुक करूंगी, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हैं अपने अपने राज्य से, जो हर बड़ी खबर अपने राज्य के आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधा मैं रुक करूंगी उत्तर प्रदेश का। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बने हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की क्या बड़ी खबरें हैं और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 राशन को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो बात है, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले शुरू करने वाली सरकार है। हालांकि भारत सरकार ने इसका ऐलान बाद में किया था। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये बातें आई थी तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह में ही लागू कर दिया था और मई का जो राशन वितरण हुआ था वो उसी के तहत हुआ था, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के जरिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अब फिर से जो श्रमिक आ रहे हैं, जो निराश्रित हैं, जिनके पास कोई और रोजगार या और कोई जरिया नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया उनको 1000 रुपये आर्थिक मदद के साथ साथ राशन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी और उनका राशन कार्ड बनवाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के साथ साथ जो राजस्व विभाग की चूंकि लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट के आधार पर बनता है, उनको भी इस तरीके के लिए बोला गया है कि हर व्यक्ति का राशन कार्ड जो उसके लाभार्थी हैं जिनको चाहिए उनको उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी तरफ चूंकि अनलॉक फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज से यूपी परिवहन की बसें 8 बजे से शुरू हो चुकी हैं और अंतर जनपदीय बसों का संचालन होगा, लेकिन गाजियाबाद नोएडा में जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसको लेकर के और सारी सीमाओं की इंटर स्टेट की बात की गई है, खोल दिए गए, लेकिन उस पर वहाँ की जिला अधिकारी गाजियाबाद और नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी लेंगे। जो दिल्ली से आ रहे हैं उसको देखते हुए संक्रमण फैलने का थोड़ा सरकार को भी डर है और कई सारे केस जब दिल्ली से लोगों का आवागमन होता है तो बढ़ा। ऐसे में वहाँ की जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस बैठ करके समन्वय में तय करेगी, उस पर निर्णय वहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ लखनऊ सहित जो टैक्सी का संचालन है वो उस पर आज निर्णय लिया जाएगा। कुछ समय बाध्यता को लेकर के कुछ आपसी टैक्सी संचालकों में थोड़ी खींचतान है, उसको लेकर के आज बैठक है। दूसरी तरफ चूंकि उत्तर प्रदेश में जो दुकानें थी 7 से 7 खुलती थी, अब आज से रात 9 बजे तक सभी दुकानें खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले दिनों कई सारे जो धर्मगुरु थे मुस्लिम, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी मांग की थी कि मंदिर खोली जाए, क्योंकि बंद होने की वजह से वहाँ पे कोई चढ़ावा या दर्शन के लिए नहीं आता था, जिससे वहाँ भी कई जगह जो बहुत सारे पुजारी एक साथ काम करते थे, उसके साथ साथ अन्य जो मंदिर के कर्मचारी या मस्जिद के थे, वहाँ थोड़ी आर्थिक दिक्कत उत्पन्न हो रही थी, उसकी लगातार मांग हो रही थी। अब वो 8 जून से चीज़ें सामान्य रूप से जन सामान्य लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। तीसरी वो उत्तर प्रदेश में आज का कोरोना का जो विस्फोट है, सबसे ज्यादा 378 की कोरोना पॉजिटिव की कल रिपोर्ट 24 घंटे की आई थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा रिपोर्ट है। उसको लेकर के प्रदेश सरकार चिंतित है। उसमें खास तौर पे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा संक्रमण की जो पॉजिटिव की संख्या आ रही वो आ रही है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 8000 पार हो गया है। मौसम विभाग ने फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में चेतावनी जारी की है। गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में अगले 4 से 5 घंटे में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली
गिरने की आशंका जताई है और संबंधित जिलों को मौसम वैज्ञानिकों ने जो अलर्ट की जानकारी है वो भेज दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से अलग अलग हिस्सों में आंधी पानी बारिश होने की वजह से 30 से अधिक लोगों की जान भी गई है। उसको लेकर के उन जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लेने के बाद अनलॉक फर्स्ट के बाद सभी सरकारी कार्यालयों को आज 100% कर्मचारियों के साथ खोल दिया गया है। सुनिश्चित होगा, लेकिन उसमें 3 शिफ्ट लगाई गई है। 9 बजे आना होगा सुबह, फिर 10 बजे और फिर 11 बजे। उसी हिसाब से शाम को उनकी छुट्टी होगी, लेकिन वो सभी जरूरी एहतियात, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क कंपलसरी, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की है और महत्वपूर्ण बात यह कि अगले 6 से 7 घंटे में अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में जहां पर तेज बारिश हो सकती है मौसम विभाग की तरफ से। अब मैं सीधा रुख करूंगी छत्तीसगढ़ का, जहां से मनमोहन नेताम हमारे साथ बने हैं। मनमोहन, कल जिस तरीके से हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि जितने भी मजदूर उत्तर प्रदेश में फंसे हैं वहां से उन्हें वापस उनके प्रदेश लाया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? कितने मजदूर अभी तक छत्तीसगढ़ वापस आ चुके हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, तो उन्हें लाने के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई है और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मजदूरों को लाया जाएगा तो उस समय पता चलेगा कि उनकी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कैसी है, क्योंकि बीते समय जब मजदूरों को लाया गया तो कई सारी दिक्कतें सामने आई थी और कई मजदूर भटक गए थे और उन्हें अलग अलग रूट में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये जो इस बार अगर यह व्यवस्था देखी जाती है तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्था को सुधारने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जब मजदूर वापस आएंगे, अपने घर आएंगे, तो देखना यह होगा कि व्यवस्था हुई या अव्यवस्था हुई। साथ ही मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वैश्विक कोरोना महामारी के बीच राजनीति भी देखी जा रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए 20 करोड़ रुपए के बारे में एक बयान जारी किया है कि केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का यहाँ पर सहायता दी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो मजदूर हैं उनके खाते में 1,000 रुपए भी डाला नहीं गया। भी देखी जा रही है। और जो तो एक तरफ जहां कोरोना को लेकर खबरें छत्तीसगढ़ से है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की खबरें भी छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि लगातार राजनीति भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। श्रीकांत, इन सब के बीच जिस तरीके से हम देख रहे हैं अन्य राज्यों में जो हालात इस वक्त है कोरोना को लेकर, आपने जिस तरीके से कहा कि बिहार में भी ठीक उसी तरह हालात है, दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टेस्टिंग और जो पीपीई किट है उनको लेकर अभी क्या व्यवस्था है, क्या उनमें इजाफा हुआ है पहले के मुताबिक? और झारखंड को लेकर भी आप अपडेट दें। देखिए, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। एक दिन पहले वहाँ 71 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, तो झारखंड में पहली बार इतना एक साथ मरीज सामने आए हैं। तो वहाँ भी प्रवासी मजदूरों को लाने का कार्यक्रम जारी है। वहाँ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड विमान से मजदूरों को वापस ला रहे हैं। आज भी अंडमान निकोबार से एक विमान मजदूरों को लेकर आ रहा है रांची। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने बहुत बेहतर काम किया है। करीब 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दाल भात केंद्र बनाए गए हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री किचन योजना शुरू की गई है। तो झारखंड मानकर चलिए कि वहाँ संक्रमण का खतरा बिहार की अपेक्षा, दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है, नियंत्रण में दिख रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। तो आदिवासी स्टेट है ये, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहुत हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। सामान खरीदना हो, मजदूरों के खाते में पैसा भेजना हो, किसी तरह की सहायता करनी हो, सब कुछ ऐप के जरिए किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन की छवि कोरोना में बहुत निखरी है और उनकी काम की तारीफ हर जगह हो रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार पर थोड़ी चर्चा कर ले, क्योंकि बिहार में चुनाव है। ठीक 4 महीने बाद चुनाव है और उसका रंग अब दिखने लगा है। चुनावी रंग बिहार पर चढ़ने लगा है, राजनीति शुरू हो गई है। और बिहार सरकार इस कोरोना के चुनौती को अवसर में बदलने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। देखिए, बिहार में 7,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मंत्री जो हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को काम दे दिया है। उनके पास 50 लाख लोगों को काम देने की तैयारी है। और भारत सरकार का जो मनरेगा योजना है उसके तहत ज़्यादा लोगों को काम देने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार ने बहुत मदद कर रही है और जो भी बकाये का पैसा था बिहार का,
वो सब भारत सरकार ने एक मुश्त चुका दिया है। तो बिहार सरकार को भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं है, ये दिख रहा है जेडीयू के नेताओं मंत्रियों से बातचीत करने के बाद। तो बिहार में चुनाव है, जेडीयू बीजेपी का जो गठजोड़ है इंटैक्ट दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के करियर का ये बहुत लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पहली बार उनके हाथ में पार्टी की कमान है। लोकसभा चुनाव तो हार गए, और यही वजह है कि जो नेता चुनाव कुछ भी अगर समय हार पहले गए, ज्यादा दिखाई तो नहीं देते उनका थे, वो भी राजनीतिक धीरे भविष्य धीरे क्या बिहार में अब दिखने लगे हैं और एक्शन मोड में आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।